जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोरियन ड्रामा या फिर के मूवीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो आज की डेट में दुनिया भर में इस एरिया की या यूँ कहें कोरियन बैकग्राउंड की जो मूवीज़ होती हैं या वेब सीरीज़ होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। बीटीएस और पैरासाइट ऐसे नाम हैं जो इनका कि नाम लगभग सभी ने सुना ही होगा, या तो बीटीएस का सुना होगा या फिर पैरासाइट का सुना होगा। क्योंकि ये जो ड्रामा निकल के आए हैं या ये जो मूवीज़ निकल कर आई हैं, ये कुछ इस तरीके से लोगों को टच कर रही हैं या यूँ कहें कुछ इस तरीके से लोगों के दिल में अपनी जगह बना रही हैं कि हर कोई उसमें अपना कोई ना कोई किरदार ढूंढ ही लेता है। और यही एक कारण है कि जिस इंडस्ट्री से कभी 10 फिल्में भी नहीं बना करती थी, आज की डेट में पूरी दुनिया में धूम मचा रही हैं। मतलब शायद ही कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें कि इनको डब करके नहीं देखा जा रहा है। मतलब हर एक जगह के लोग अगर किसी चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं तो वाकई में उस चीज़ में दम तो होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी कोरियन इंडस्ट्री के बारे में और कैसे ये इतनी ऊपर तक पहुंची है उसके बारे में। साउथ कोरियन फिल्मों और वेब सीरीज इन दिनों भारत में खूब देखी जा रही हैं। एक समय था जब इसी साउथ कोरियन में फिल्म बनाना कोई युद्ध जीतने से कम नहीं था। फिल्में बनाने के नियम और सेंसरशिप इतनी तगड़ी थी कि एक साल में महज 8 से 10 फिल्में ही बन पाती थी। कभी जापान की गुलामी, कभी तानाशाहों का राज, देश का विभाजन, सैन्य शासन और दुनिया की सबसे सख्त सेंसरशिप ने कोरियन सिनेमा को 1950 के दशक से लेकर सन 2000 तक उभरने ही नहीं दिए। 2020 में वो दिन भी आया जब कोरियन सिनेमा को दुनिया में पहचान मिली। 10 फरवरी 2020 को ऑस्कर अवार्ड्स में कोरियन फिल्म पैरासाइट को 4 ऑस्कर मिले। ये दुनिया की पहली गैर अंग्रेजी फिल्म थी जिसे इतने अवार्ड्स मिले थे। ये टर्निंग पॉइंट था जहां दुनिया भर के दर्शकों ने ये जाना कि साउथ कोरिया की फिल्में गजब होती हैं। पैरासाइट को दुनिया भर में देखा गया। इतना देखा गया कि 2019-20 की साउथ कोरिया की फिल्मों से कमाई के आंकड़े ही बदल गए। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर महीने 80 करोड़ मिनट का कोरियन कंटेंट देखा जा रहा है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। दुनिया भर में कोरियन फिल्में और सीरीज की पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी 26 नए कोरियन शब्द इंग्लिश वर्ल्ड बैंक में जोड़ दिए हैं। कोरियन इंडस्ट्री सालाना करीब 61 से 90 करोड़ रुपए कमाई कर रही है, जो कि इंडियन सिनेमा के रेवेन्यू मतलब 3800 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। जबकि भारत कोरियन इंडस्ट्री से 3 गुना ज़्यादा फिल्में बनाता है। लेकिन बात वही आ जाती है कंटेंट की। बात करें साल 2019 की, तब रिलीज हुई कोरियन फिल्म पैरासाइट ने 1-2 नहीं बल्कि 4 बड़े अवार्ड अपने नाम किए थे। ऑस्कर जीतने वाली इतिहास की पहली नॉन इंग्लिश मूवी बनी थी। फिल्म के ऑस्कर जीतने के बाद इसे यूके की 135 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले ही दिन यूके और ऑस्ट्रेलिया में 14 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया था। ऑस्कर जीतने के बाद फिल्म की कमाई करीब 230% की बढ़ गई थी। फिल्म ने 43 देशों में 100 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म ने इंटरनेशनल लेवल पर 1250 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 1565 करोड़ रुपए रहा था। पैरासाइट की इन उपलब्धियों के बाद हर किसी की नज़र कोरियन फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ चुकी थी। इसके बाद कोरियन सीरीज स्क्विड गेम को काफ़ी पसंद किया गया। स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा देखी गई सीरीज़ है। इस सीरीज़ की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी रिलीज़ के बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 26 कोरियन शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किए थे। इस सीरीज़ का क्रेज़ ऐसा था कि पहले ही महीने 165 मिलियन लोगों ने इसे देखा था। इससे नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर में भी इजाफा हुआ था। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार इस सीरीज़ से नेटफ्लिक्स को 800 करोड़ रुपए का कुल फ़ायदा हुआ था। कोरियन सिनेमा भले ही पिछले कुछ सालों में लोगों की पहली पसंद बन गया हो, लेकिन कोरोना काल के बाद से ही इसका रेवेन्यू बीते 2 सालों में लगातार घट रहा है। पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो साल 2019 में इस इंडस्ट्री के लिए सबसे फायदेमंद साबित हुआ था और इसका एक कारण था पैरासाइट का रिलीज होना। लेकिन बात वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आखिर चीज़ें कहाँ जा रही हैं। दरअसल 40 के दशक में कोरियन इंडस्ट्री पर जापान का राज था। जापान के लोग ज़्यादातर ऐसी फिल्में बनाया करते थे जो जापानियों का परचम लहराती थी। नतीजतन इनकी फिल्में देखने वाले दर्शक में भारी कमी थी। लोगों का ठंडा रिस्पांस देखते हुए इस इंडस्ट्री में फिल्में बनाना लगभग बंद हो गया। साल 1954 तक कोरियन इंडस्ट्री में सालाना महज 8 फिल्में बना करती थी। दर्शकों के थिएटर में वापस आने से ये आंकड़ा बढ़कर 1959 तक 108 हो चुका था। इंडस्ट्री धीरे धीरे फिर ट्रैक पर आने लगी थी कि इसी समय कोरियन इंडस्ट्री का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। वहीं 1950 से 1960 के दौरान कोरियन सिनेमा का गोल्डन ईरा रहा। लेकिन साल 1970 आते आते कोरियन सिनेमा की फिल्मों की क्वालिटी का स्तर गिरा और कोरिया के सिनेमाघरों में विदेशी फिल्में हावी होने लगी। करीब 30 सालों तक कोरिया में ज़्यादातर हॉलीवुड और दूसरे देशों की फिल्में ही रिलीज होती रहीं। साल 2005 आते आते कोरिया में फिल्म प्रोडक्शन बढ़ गया और दोबारा सिनेमाघरों में कोरियन फिल्में विदेशी फिल्मों के मुकाबले ज़्यादा रिलीज होने लगी। कोरियन फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेशी फिल्मों की रिलीज पर लिमिट तय कर दी। कोरियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नियम बनाया गया कि हर साल किसी फिल्म को 73 दिनों तक स्क्रीन पर रहना अनिवार्य है और यही नियम फ्रांस और यूके में भी लागू था। कोरियन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट सेंसरशिप वाली कंट्री भी है। कोरियन कल्चर, फिल्में, कोरियन ड्रामा, म्यूजिक, खाने और फैशन की दुनिया भर में बढ़ती पॉपुलैरिटी को अब एक ऑफिशियल नाम मिल चुका है और वो है हालयू। ये कोरियन कल्चर की इंटरनेशनल सक्सेस को दर्शाता है।
बीते साल अक्टूबर में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने हॉलीवुड को ऑफिशियल जगह दी थी। यूएस में कोरियन सिनेमा की फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। यहाँ कोरिया की फिल्में कम ही रिलीज़ होती हैं। हालांकि यहाँ के लोग पिछले कई सालों में पायरेटेड फिल्में डाउनलोड करके देखते आए हैं। भाषा डब ना होने पर यहाँ पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही फिल्में देखी जाती हैं। यूएस के कंटेंट से फ़ायदा मिलने के बाद नए मार्केट की तलाश में साल 2016 में नेटफ्लिक्स ने कोरियन सिनेमा के साथ साझेदारी करी। नेटफ्लिक्स अब कोरिया की फिल्मों को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेटफ्लिक्स से हाथ मिलाने के बाद कोरिया का कंटेंट अब दुनिया भर के लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है। नेटफ्लिक्स में कोरिया की करीब 500 से ज़्यादा मूवीज़ मौजूद हैं। मतलब इनको देखने वाला ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 2022 में नेटफ्लिक्स कोरियन इंडस्ट्री पर 4000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। साउथ कोरिया गवर्नमेंट का मानना है कि साउथ कोरिया फिल्म इंडस्ट्री की बढ़ती ग्रोथ से भविष्य में कोरिया की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इसके मद्देनज़र कोरियन इंडस्ट्री में बनने वाली फिल्में पर गहन चिंतन और रिसर्च की जा रही है। कोरियन सिनेमा का टारगेट दुनिया को एंटरटेनमेंट देने वाली इंडस्ट्री में टॉप में जगह बनाना है। अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो के ड्रामा के फैंस की पॉपुलर वेबसाइट ड्रामा फीवर की रिपोर्ट के अनुसार के ड्रामा में व्यूअर औसत 800 मिलियन मतलब 80 करोड़ मिनट हर महीने बिताते हैं। कॉमस्कोर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में के ड्रामा साइट में करीब 2.5 मिलियन नए यूजर्स जुड़े हैं, जो कि 2021 तक दुगने से तिगुने हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपको बढ़त देखने के लिए मिल रही है, ये बढ़त एकदम वाजिब है। जॉनर के ड्रामा द्वारा ज़्यादातर यंगस्टर को ध्यान में रखते हुए रोमांटिक और सोशल इशू से जुड़े हुए कंटेंट को परोसा जाता है। के ड्रामा यंगस्टर्स को बड़े सपने दिखाने का भी काम करता है। कोरियन फिल्में व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट करती हैं। वहीं सीरीज़ की पॉपुलैरिटी का कारण ये भी है कि चंद एपिसोड में ही ये खत्म हो जाती हैं। यहाँ कुछ फिल्में और सीरीज़ में फिक्शन और फैंटेसी वर्ल्ड के नाम पर फ्रेश कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। वहीं कुछ पैरासाइट और ओड टू माई फादर जैसी फिल्में भी हैं, जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों के संघर्ष को दिखाती हैं। एक्शन, कॉमेडी, पीरियड ड्रामा, फैंटेसी और हॉरर जॉनर की कोरियन फिल्मों को भी दुनिया भर में काफ़ी पसंद किया जाता है। भारत सरकार ने कोरियन भाषा के मेजर फॉरेन लैंग्वेज में शामिल कर लिया है, जिसके कारण साल 2020 में कोरिया भाषा सीखने वाले लोगों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। कोरियन कल्चरल सेंट्रल इंडिया के डायरेक्टरेट हवांग इल योंग का कहना है कि हालियू वेब के आने के बाद से ही कोरियन भाषा सीखने वाले स्टूडेंट्स में इजाफा हुआ है। 2021 का आधा साल बीटीएस के नाम रहा। वहीं इसी साल स्क्विड गेम्स की रिलीज़ के बाद इसका क्रेज़ और बढ़ गया। भाषा सीखने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट ही हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो कि कोरियन सिनेमा को देखते हुए सबटाइटल से कम होने वाले इमोशनल कॉन्टैक्ट के बीच में उसको मतलब बचाने के लिए कहीं ना कहीं भाषा सीख रहे हैं। वहीं इंडो कोरियन कल्चर एवं इन्फॉर्मेशन के हेड राठी जाफर ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि अब भारत में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने पसंदीदा कोरियन आइकन को समझने और उनकी बातों और गानों को समझने के लिए कोरियन भाषा सीख रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2019 के मुकाबले 2020 में के ड्रामा पसंद करने वाले सब्सक्राइबर्स में 370% का उछाल आया है। भारत में कोरियन सिनेमा की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए जी ग्रुप ने कोरियन ड्रामा को हिंदी डब करके टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया है। जी के चैनल जी कैफ़े, एंड फ्लिक्स और साथ में एंड प्राइम एचडी में दर्शक चाहें तो 1.3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कोरियन शोज़ को देख सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर भी कोरियन ड्रामा को हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में डब करके स्ट्रीम किया जा रहा है। वहीं बीटीएस साउथ कोरिया का एक बैंड है जिसे बैंगटन बॉयज़ नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया भर के सबसे पॉपुलर बैंड्स में से एक है। 2010 में बने इस बैंड ने साल 2017 तक कई बेहतरीन गाने बनाते हुए ग्लोबल मार्केट में सेलिंग के कई रिकॉर्ड तोड़े थे। साल 2020 में करीब 40 मिलियन आर्मी के लोगों ने बीटीएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और वो भी ऐसे देश के लिए जो कि अपने आप में कई संघर्षों के बाद आगे बढ़ा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।